हेलो दोस्तों, आज का डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो यूपीएससी के लिए 2023 मेंस टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसको आप अवेल कर सकते हैं। दैट उसमें आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, 8 सेक्शनल, 4 फुल लेंथ टेस्ट, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम वहाँ पे आंसर्स डिस्कस करते हैं। हमसे कई स्टूडेंट्स आके पूछते हैं कि सर आप वहाँ पे जो जैसा डिस्कशन करते हैं उसका एक डेमो हमें बताइए, वो बताइए कि किस तरीके से होता है। तो आज GS1 का जो डेली आंसर है वर्ल्ड हिस्ट्री में से, वो मैं आपको टेस्ट सीरीज की डिस्कशन से ही दिखाने वाला हूं। और वो डिस्कशन भी आप देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि हर एक टॉपिक को और हर एक क्वेश्चन को वहां पे 20 के 20 क्वेश्चन को उस तरीके से डिस्कस किया जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ नॉलेज भी आपको गेन होगी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशंस इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि हमारा 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर राइटिंग के स्किल सीख सकते हैं, जहां पे मैं आपको पर्सनली सभी स्टूडेंट्स को बताने वाला हूं हर वीकली सेशन के अंदर कि किस तरीके से आप आंसर की लिखने की आर्ट को और बेहतर बना सकते हैं, क्या चीज़ें आपको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए आंसर लिखने में, क्या नहीं। वो प्रैक्टिस के साथ ही होगा और वो कांस्टेंट गाइडेंस के साथ ही होगा, जिसके लिए मैं आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला हूं। 4499 में आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे आंसर की। हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं GS1 मेंस हिस्ट्री का एक क्वेश्चन। एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपसे कमेंट नहीं पूछा गया है, आपने बस एक्सप्लेन करना है कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कैसे रोल प्ले किया, क्या रोल प्ले किया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से डिवाइड कर सकते हो सब कैटेगरीज में। टेक्नोलॉजिकल सब कैटेगरी, सोशल इम्पैक्ट क्या रहा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, इसको हम डील करते हैं आगे, फटाफट इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने का जो कॉन्सेप्ट है वो नॉर्मल रेवोल्यूशन से थोड़ा अलग है, क्योंकि नॉर्मली रेवोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट पेस्ड होता है और उसमें रेडिकल चेंजेस होते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रेडिकल चेंजेस तो हुए, लेकिन वो एक फास्ट पेस्ड प्रोसेस नहीं है, वो 50, 100, 150 सालों तक चला एक प्रोसेस है जो कंप्लीटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। सो इट वाज अ पीरियड ड्यूरिंग विच प्रिडोमिनेंटली अग्रेरियन रूरल सोसाइटीज इन यूरोप एज वेल एज अमेरिका बिकेम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोसाइटीज। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकली क्या चेंज हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ओरिजिन वहीं से स्टार्ट होता है, मशीनरी का ओरिजिन या मशीन्स के इस्तेमाल का ओरिजिन वहीं से स्टार्ट होता है। ऑल्दो सिंपल मशीन्स पहले भी इस्तेमाल होती थी, पुलीज, रोप्स, ये रैंप्स वगैरह, इनको सिंपल मशीन्स बोलते हैं। लेकिन जो पावर ड्रिवन या इंजन ड्रिवन मशीन्स हैं, फ्यूल ड्रिवन मशीन्स हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट होती हैं। तो टेक्सटाइल्स की बात करें तो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्म टू अ लार्ज मैकेनाइज्ड फैक्ट्री बेस्ड इंडस्ट्री। जो वो इंडस्ट्री का सिस्टम है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अभी भी हमें दिखता है। तो स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग म्यूल, पावर लूम, दीज ऑल यू मस्ट हैव स्टडीड जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ते हैं कि जी जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी लॉन्च की है। ठीक है, अब पावर लूम स्टार्ट हो गया, जहाँ पे आपको हैंड से जो है वो वीविंग नहीं करनी पड़ती है, मशीनरी से हो जाती है। तो ये ऑल द प्रोसेस जो है, सारी प्रोसेस है फैब्रिक्स आपके फाइबर से यान बनने की, और फिर थ्रेड बनने की, और फिर फैब्रिक बनने की, और कपड़ा बनने की, ये सारी जो प्रोसेस है इसको मैकेनाइज कर दिया गया। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि सीड ड्रिल का इस्तेमाल होता है, साथ में प्लोइंग के लिए भी बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट आते हैं। तो आप क्या करते हो कि आपको जो जितना टाइम और जितनी एफिशिएंसी से सीड्स की प्लांटेशन होती थी उसको ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बेहतर बना दिया जाता है। क्रॉप रोटेशन जैसी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल होती है, जिसमें आप एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा सीजन्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू द एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस आप क्रॉप्स 2 या 3 उगा सकते हो। इससे 2 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव होती है, क्योंकि अगर आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हो तो उससे सॉइल के न्यूट्रिएंट का कंटेंट भी बढ़ने वाला है। फिर एनर्जी की बात करें तो जेम्स वॉट और जॉर्ज स्टीफनसन
जॉर्ज स्टीफनसन ने 1823 में आपके लोकोमोटिव्स बनाने शुरू किए और 1850s में 1790s और 80s के आसपास जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। तो उस दौरान जो है वो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है कोल फायर्ड स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी, जिससे एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर, और मैकेनिकल एनर्जी से हम मूवमेंट या काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन आता है, और ट्रांसपोर्ट में रेवोल्यूशन आने की वजह से रेलवेज बनने शुरू होती हैं, कैरेजवेज बनने शुरू होती हैं, और अमेरिका के और ब्रिटेन के जो ये दो मेन कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत डेवलप हुआ, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, रशिया, ये सब जगह पे भी डेवलप हुआ। तो आप देखते हैं टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा बदलाव आया। इसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं। आज के दौर में तो हम कह रहे हैं फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है इस वक्त, ठीक है, जहाँ पे ऑटोमेशन का इस्तेमाल हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होता है। सो वी हैव द फर्स्ट नहीं होता तो फोर्थ पे कहाँ आते। दूसरी चीज़ है आपकी सोशल चेंजेस। सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, आपकी सोसाइटी में क्लास सिस्टम आना शुरू हो जाता है। तो ये क्लास सिस्टम कैसे आता है, बेस्ड ऑन आपके इंडस्ट्रियल इनपुट से क्या रिलेशन है, क्या आप इंडस्ट्री के ओनर हैं या आप इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, उस हिसाब से सोसाइटी में अलग अलग तरीके की क्लासेस बनती हैं। अगर हम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें या कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो दो ही क्लासेस हैं, एक है कैपिटलिस्ट, दूसरी है प्रोलेटेरियत। कैपिटलिस्ट वो क्लास है जिनको आप कहते हो ओनर ऑफ द इंडस्ट्री और द ओनर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी लैंड, मशीनरी, लेबर के जो ओनर हैं वो लोग कैपिटलिस्ट हैं, और जो प्रोलेटेरियत हैं वो लोग हैं जो काम करते हैं वहाँ पे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही दो क्लास हैं, और आप देख सकते हो कि देयर वॉज अ मिडिल क्लास ऑल्सो। तो जब फैक्ट्रीज पहले बन रही थी तो फैक्ट्री ओनर्स इतने अमीर नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कोई चीज़ नई है जब आती है, इंट्रोड्यूस होती है, तो लोग हेजिटेंट होते हैं उसको अडॉप्ट करने के लिए। इनफैक्ट ब्रिटेन में जब पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके अपोजिशन में लडियाइट्स नाम का एक ग्रुप आ गया, जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जो ये इंडस्ट्रीज हैं हमारी नौकरियां छीन रही है, हमारी जॉब्स छीन रही है मैनुअल लेबर की, इसलिए हम इंडस्ट्रीज जला दिया करेंगे। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में से सोशल चर्निंग हो रही है, सोशल एक सोसाइटी एक फेज से दूसरे फेज में एंटर कर रही है। तो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को नजर आएगा। because new classes they started owning the factories, and at the outset they were not very rich। पहले ही जाते वो अमीर नहीं बने, प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बना पाए, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के साथ साथ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ साथ, और लोगों की मैच्योरिटी लेवल्स इन अंडरस्टैंडिंग बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और ज़्यादा अमीर, पावरफुल और प्रेस्टिजियस लोग बनने लगे सोसाइटी के अंदर। पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन भी हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर वन, एक्चुअली कॉज एंड इफेक्ट दोनों है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन एक कॉज भी है। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है फूड प्रोडक्ट्स की, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो मशीनरी चाहिए, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी मशीनरी चाहिए। लेकिन इफेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि अब जब आप बेटर एग्रीकल्चर, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर देते हो तो पॉपुलेशन जो है वो प्रॉस्पर करना शुरू कर देती है। विमेन की सिचुएशन में कुछ हद तक सुधार इस तरीके से आता है कि वो वर्कफोर्स में एंटर करती हैं, क्योंकि कई सारी फैक्ट्रीज के अंदर, इवन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर विमेन को एम्प्लॉय किया जाता है। Although their working conditions and living conditions were worse as compared to the men। अर्बनाइजेशन बहुत बड़ा सोशल इम्पैक्ट है भाई। अर्बनाइजेशन इस तरीके से कि लोगों को, क्योंकि फैक्ट्रीज लगती नहीं थी रूरल एरियाज में, वो लगाई जाती थी रॉ मटेरियल के पास, या वो लगाई जाती थी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। तो लंदन, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये सारे जो शहर हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स बनने शुरू हो गए। और यहाँ पे अर्बनाइजेशन हम पहली बार देखते हैं इन द सेंस ऑफ इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन। पहले भी अर्बनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में होती थी, सिटीज़ होती थी, शहर होते थे और विलेजेस अलग होते थे। लेकिन इंडस्ट्रियल जो है, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री के अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से 50, 100, 150 लोगों को काम करवाना, ये सारी चीज़ें पहली बार होती थी। और अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस जो होते हैं वो वही थे जैसे कुछ हद तक आज है। तो स्लम्स तब भी होते थे, अभी भी स्लम्स बहुत सारे अर्बन सेंटर्स में, अर्बन स्प्रॉल्स में स्लम्स के बड़े बड़े आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अर्बनाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ अगर सोसाइटी की बात करें तो एजुकेशन में या लर्निंग जो चीज़ें हैं एजुकेशन की फील्ड में
नए सब्जेक्ट्स आने शुरू होते हैं। आप सोसाइटी के अंदर इस बड़े बदलाव को देखते हुए सोशियोलॉजी एक जो सब्जेक्ट है वो डेवलप होता है इनटू अ डिसिप्लिन, डिफरेंट डिसिप्लिन एज कंपेयर टू अदर सोशल साइंसेस। इकोनॉमी और ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि आप अब इकोनॉमी को रन करने के लिए एक इंडस्ट्रियल मॉडल आ चुका है, तो उसके आधार पे आप इकोनॉमी को एक सब्जेक्ट बनाते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन काइंड की स्टडी, ये सारी चीज़ें 19th सेंचुरी में डेवलप होती हैं और डिसिप्लिन्स बनती हैं। इकोनॉमिक चेंजेस क्या है जी वर्ल्ड वॉर के बाद, सॉरी नॉट वर्ल्ड वॉर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद? सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड के बढ़ने की वजह से लोगों की इकोनॉमिक डिपेंडेंस बढ़ने लग गई। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होने लग गया, जिसकी वजह से लोगों की आपस में इंटरडिपेंडेंस बढ़ने लग गई। तो जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है वो अलग जगह है, जहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है वो अलग जगह है, जो मार्केट है वो अलग जगह है, जो बीच में ट्रांसपोर्ट करने वाले एरिया वो अलग जगह है। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट कर देता है इंडस्ट्री। दूसरी चीज़ है लेजेस फेयर इकोनॉमीज डेवलप होती हैं शुरुआत में। लेजेस फेयर यानी कि फ्री मार्केट के को जो प्रमोट करते हैं कि किसी भी तरीके के टैक्स से रिलेटेड बैरियर्स नहीं होने चाहिए कंट्रीज के बीच में, डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, स्टेट्स के बीच में टैक्सेस मिनिमम होने चाहिए और लोगों को जितना प्रोडक्शन करना देना चाहिए, जितना प्रोडक्शन वो करना चाहे उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और ये जो है अगर कोई आप देखेंगे 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, उनकी फिलॉसफी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चलती है, प्रेवलेंट होती है कि वो कहते हैं कि जब सब अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर तो सबका बेनिफिट अपने आप हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो कम से कम दाम में बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा और बायर को भी उस कम से कम दाम का फ़ायदा बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ मिलता रहेगा। तो ये जो सिस्टम था ये आप देखते हो कि डेवलप होता है। बैंकिंग और फाइनेंस के सिस्टम डेवलप होते हैं क्योंकि जब आप इंडस्ट्री चलाते हो आपको कई तरीके के लोन्स की रिक्वायरमेंट, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है। आप जब इंडस्ट्री के आसपास रहते भी हो आपको किसी तरीके की फाइनेंशियल, आपके पास वेजेस आनी शुरू होती हैं, आप उसको बैंक में जमा कराते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फाइनेंशियल सिस्टम को और बैंकिंग सिस्टम को भी एक बहुत बड़ा बूस्ट देती है। Very very important thing which people tend to forget in writing about industrial revolution is the political changes that it has brought. अब पॉलिटिकल चेंजेस का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में जब सोशल चेंज होता है तो उसके साथ साथ पॉलिटिक्स भी वहाँ की बदल जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वोटर हैं या जो जनता है, प्रजा है, सिटीजन्स हैं, वही सोसाइटी है और वही पॉलिटिकल क्लास के पावर के सोर्स भी हैं। तो मिडिल क्लास के बढ़ने से क्या होता है कि मिडिल क्लास जब नंबर में बढ़ने शुरू होती है, इंडस्ट्रियल ओनर जब नंबर में बढ़ने शुरू होते हैं, अपर क्लास बोर्जुआ जिनको बोला जाता है कार्ल मार्क्स की भाषा में बोर्जुआ, तो बोर्जुआ जब बढ़ने लगता है तो ये पॉलिटिकली भी अपनी पॉलिसीज़ को चलाना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल दे आर द वंस हु आर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड प्रमोट करने के लिए आपको पॉलिटिकली डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्योंकि टैक्स से रिलेटेड डिसीजंस तो पॉलिटिकल क्लास के होते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये एक सही टाइम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ग्रोथ। नेशनलिज्म का ग्रोथ भी ट्रेस किया जा सकता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू। यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रियल कंपटीशन का और कॉलोनीज के लिए राइवलरीज का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको अलग अलग जगह कॉलोनीज बनानी पड़ेगी, तो जब आप कॉलोनी बनाते हो तो किसी देश के नाम की कॉलोनी बनाओगे। अब इस कंपटीशन के स्पर्धा के चक्कर में आपको अपने देश के प्रति जो प्राइड है, जो उसके प्रति आपकी निष्ठा है, डेडिकेशन है, वो और ज़्यादा लोगों में बढ़ती जाती है। Especially people who are serving outside the country, going to the colonies on behalf of the country, they have a lot of feeling of nationalism, national belonging. इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो लेगेसी है वो ये बहुत बड़ी लेगेसी है कि नेशनलिज्म जो है वो बढ़ना शुरू कर जाता है और हम कई देशों को बनते बिगड़ते देखते हैं। हम इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन देखते हैं और जर्मनी को बाद में एक इंडस्ट्रियल पावर बनते हुए भी देखते हैं। तो ये जो है इंडस्ट्रियल कंपटीशन जो है नेशनलिज्म को ग्रो करवाता है। साथ ही साथ नए पॉलिटिकल आइडियाज़ या आइडियोलॉजीज़ डेवलप होने शुरू होते हैं, जैसे कि सोशलिज्म और मार्क्सिज्म जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी। देन यू हैव anarchism also, which do not believe in any kind of political authority. Why? Because
देयर इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में उनके वर्किंग कंडीशंस बड़ी पुअर हैं, उनकी वेजेस बड़ी कम हैं, उनके वर्किंग आवर्स 10-10, 12-12, 15-15 घंटे हैं, और इस वजह से ये सारी आइडियाज़ जो हैं, पॉलिटिकल आइडियाज़ भी स्प्रेड होते हैं। अब क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, एक ही जगह काम करते हैं, तो उनमें कॉमन यूनिटी लाना आसान हो जाता है, जो ट्रेड यूनियंस के तौर पे भी हम देख सकते हैं 19वीं और 20वीं शताब्दी में। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है, ये सारा का सारा जो चेंजेस लेके आता है, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू विल राइट दिस आंसर।